नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आइस में। हम जीडीपी को देखेंगे, इकोनॉमिक्स से संबंधित है। जो लगातार न्यूज़ मिल रही है, भारत 2027-28 तक वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमिक्स हो जाएगी और अभी पांचवी बड़ी इकोनॉमिक्स है। तो भारत से चार बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स है पूरे वर्ल्ड में। पुनः भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक इकोनॉमिक्स के जो अलग अलग सेक्टर होते हैं, तो इकोनॉमिक्स में स्ट्रक्चर सुधार हुए हैं। इकोनॉमिक्स का ट्रांजिशन लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर सर्विस सेक्टर की ओर हुआ, पुनः एक बार फिर से आपका इंडस्ट्री सेक्टर की ओर मूव कर रहा है। सभी के सभी सेक्टर तेजी से बूम करते हुए हैं। तो इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। वर्ल्ड में टॉप कौन कौन सी जीडीपी है भारत के ऊपर में। तो देखिए, पांच बड़ी इकोनॉमिक्स विश्व की, पांच बड़ी इकोनॉमी। फर्स्ट नंबर पे बोलेंगे सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की है। 21 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की जीडीपी है इसकी। सेकेंड नंबर पे बोलेंगे चीन की, चाइना की। थर्ड नंबर पे बोलेंगे आप जापान की है। फोर्थ नंबर पे जर्मनी और फिफ्थ नंबर पे हमारा इंडिया है। ये इंडिया ने पहले से ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। टारगेट है भारत की जीडीपी को 2027-28, ये टारगेट किया गया है। ये वर्ष होंगे आज से 4 साल बाद, जब भारत जीडीपी के मामले में थर्ड रैंक पे आ जाएगा। इसका मतलब है भारत से टॉप पे कौन होंगे? यूएस, चाइना और फिर थर्ड नंबर पे इंडिया। पुनः भारत जर्मनी, जापान को पीछे छोड़ देगा। तो कई सारे डेवलप्ड कंट्री है जिसको भारत ने पीछे छोड़ दिया है। एक बार फिर से देखिए, इंडिया एट द रेट 47। एक शब्द आता है, आप बार बार देखेंगे, इंडिया एट द रेट 47। इसका मतलब क्या है कि हमारी आज़ादी के 100 साल हो चुके रहेंगे 2047 में। भारत को आज़ादी आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 से मिले थे। 2047 में भारत आज़ादी के 100 वर्ष बनाएगा। जब तक 100 वर्ष बनाएगा, सरकार का टारगेट है भारत पूरी तरीके से डेवलप्ड इकोनॉमिक्स रहेगी, पूर्ण रूप से विकसित इकोनॉमिक्स रहेगी। जो अभी इकोनॉमिक्स है, तीन तरीके के इकोनॉमिक्स होते हैं, एक डेवलप्ड है, एक डेवलपिंग है और तीसरा अंडर डेवलप्ड है। भारत अभी डेवलपिंग है, डेवलपिंग, और एक होते हैं अंडर डेवलप्ड। तो एक पूर्ण रूप से विकसित है, एक विकासशील राष्ट्र है और एक क्या रहता है आपका अल विकसित कंट्री होते हैं। तो जो विकसित कंट्री हैं विश्व में, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे विकसित कंट्रियां हैं। पुनः इनको छोड़ दिया जाए, एक बड़ी संख्या विकासशील राष्ट्रों की है, 100 से अधिक कंट्री विकासशील में आते हैं। और अंडर डेवलपमेंट मोस्टली कहाँ पे हैं आपके? तो ये आपके साउथ एशिया में है या फिर अफ्रीकी कंटिनेंट में मिलते हैं, अंडर डेवलप्ड हैं। जैसे आपका अफ्रीकी कंटिनेंट में युगांडा, रवांडा, बरूडी, चाड, घाना जैसे कंट्री को आप लेंगे, अंडर डेवलप्ड है। तो एक बार फिर से देखिए, इंडिया एट द रेट जो 2047 लिखा जाता है, आज़ादी के 100 वर्ष होंगे। इस समय सरकार का टारगेट है कि जीडीपी को 30 ट्रिलियन पे ले जाना, 30 ट्रिलियन ले जाना। जब से भारत आज़ाद हुआ है तो जीडीपी के जो अलग अलग मापदंड है जिसको मेजरमेंट किए जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक शब्द आता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, इसमें भी सुधार हुए। लेकिन जो आशा थी उतने सुधार नहीं हुए क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके। फिर भी एक बार देख लेते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ की मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं आपसे कि करंट में सरकार के जो डेटा है, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन है, पीआईबी, इससे जो रिपोर्ट मिलती है, तो बोलेंगे रियल जीडीपी। दो तरीके की जीडीपी है, एक रियल जीडीपी है और एक है नॉमिनल जीडीपी। एक स्थिर प्राइस वाली जीडीपी है। ये जो है स्थिर प्राइस है, स्थिर प्राइस 2011-12 का मापदंड लेके जीडीपी कितने की है? तो 173 लाख करोड़ रुपए में 173 लाख करोड़ रुपए। ये 2023 का आंकड़ा है।
नॉमिनल जीडीपी में जब बात करते हैं तो 296.5 लाख करोड़ हो जाता है। ये क्या होता है, करंट प्राइस पे होता है, करंट प्राइस। और ये बोलेंगे स्थिर प्राइस है, फिक्स प्राइस है, स्थिर प्राइस। तो एक क्या है, बाजार प्राइस पे आपको जो सामान बाजार में मिल रहे हैं, जिस दाम पे आप सामान खरीद रहे हो, करंट प्राइस है। लेकिन अगर 2 साल 3 साल पहले का उसका दाम देखेंगे तो क्या हो जाता है कि स्थिर प्राइस हो जाता है। तो 2011-12 के अनुसार जीडीपी 173 लाख करोड़ रुपए है और नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे 296.5 लाख करोड़ रुपए का, क्योंकि करंट प्राइस में हमेशा महंगा रहता है। अब सवाल है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितने की पर कैपिटा इनकम है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जीडीपी पर कैपिटा इनकम, ये देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक शॉर्टकट में बोलते हैं इसे। तो वर्ल्ड बैंक बोलता है भारत का पर कैपिटा इनकम $2410 है। प्रति व्यक्ति आय कितना कमाता है भारत का, $2410 एक साल में। रुपए में आप कन्वर्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 रुपए से, क्योंकि डॉलर है, $1 बराबर 80 रुपए होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, रुपए में आ जाएगा, एक साल का आमदनी है। पुनः सरकार के हिसाब से जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है, इसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय 96,000 रुपये, याद रखेंगे, एक साल में इनकम है। तो प्रति व्यक्ति आय 96,000 रुपये कमा रहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2410 रुपये कमा रहा है, डॉलर है, डॉलर में कमा रहा है। और ये क्या है, रुपए में, सरकार के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से। दो तरीके का है मापदंड। एक तो जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो मापदंड अपना लगाए, कैलकुलेशन करे, और एक भारत सरकार का जो मंत्रालय है वो अपना कैलकुलेशन करे। तो ये भारत सरकार का कैलकुलेशन वाला है और ये वर्ल्ड बैंक का कैलकुलेशन वाला है। तो दोनों में से आप कुछ भी पूछ सकता है। फिर यहाँ पे जीडीपी कितने की है भारत की, तो बोलेंगे वर्ल्ड बैंक के अनुसार 3.10 मान लीजिए, 3.1 याद रखना है आपको, ट्रिलियन डॉलर। तो मोटा मोटी $3 ट्रिलियन से अधिक की जीडीपी हमारी हो चुकी है। $3 ट्रिलियन की हम जीडीपी हैं। अमेरिका से भी बहुत 7 गुना भी नीचे चल रहे हैं हम। सरकार के अनुसार देख चुके हैं, जीडीपी 173 लाख करोड़, इधर से 296.5 लाख करोड़ का जीडीपी है। तो ये वर्ल्ड बैंक का एक आंकलन है। अब जब बात करते हैं इंडिया @47, तो अगर $30 ट्रिलियन की इकोनॉमिक्स चाहिए, अभी करंट में 3 ट्रिलियन का है, इसको 10 गुना बढ़ाना होगा। तो $30 ट्रिलियन, अगर आपको $3 ट्रिलियन से $30 ट्रिलियन का सफर तय करना है 2047 में, तो 10 गुना जीडीपी बढ़ेगी। तो 10 गुना जीडीपी बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी 10 गुना बढ़ेंगे। थोड़ा पॉइंट को कवर करिएगा आप लोग। $2410 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसका मतलब है $24,000 मान लीजिए भारत का पर कैपिटा इनकम होगा। तो जो $24,000 होंगे, ये भारत की आमदनी होगी पर व्यक्ति की 2047 में। अमेरिका का $50,000 से अधिक है, स्विट्जरलैंड का $50,000 से अधिक है, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, सारे $50,000 से अधिक हैं, विकसित राष्ट्र हैं। तो ये $24,000, $23,000 किस कंट्री के रहते हैं, तो ये क्या रहते हैं, मिडिल इनकम में जो हाई रहते हैं, अर्थात जो विकासशील राष्ट्र हैं उसमें भी जो हाई विकासशील राष्ट्र रहते हैं, जिनकी इकोनॉमिक तेजी से बढ़ती है, उनकी पर कैपिटा इनकम रहती है। अर्थात मान लीजिए आप यूरोप में सारे विकसित राष्ट्र नहीं हैं, 2 तरीके का यूरोप है। एक तो पूर्ण रूप से विकसित है, जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और इटली। लेकिन दूसरी साइड स्पेन, पुर्तगाल, पोलैंड, यूक्रेन जैसी भी कंट्रियां हैं। तो स्थिति कुछ उस तरीके की रहेगी। अगर मान लेता हूं मैं $26,000 पहुंच भी गया 2047 तक, तब भी स्थिति एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कैसी रहेगी, पुर्तगाल, स्पेन जैसी। तो पर कैपिटा इनकम जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा। इसको बढ़ाने के लिए जीडीपी को लगातार डबल डिजिट में, अर्थात 12%, 13% का ग्रोथ रेट चाहिए। हर साल भारत को जीडीपी 12 से 13% का ग्रोथ करना होगा। हर साल जो कृषि सेक्टर है, उद्योग है और इसके बाद सेवा क्षेत्र, तीनों क्षेत्र हैं इकोनॉमिक्स के,
इन सब को ओवरऑल डबल डिजिट में ग्रोथ करने होंगे। कुल मिला के जीडीपी जो एक साल में वस्तु सेवा का कीमत होता है, एक साल में कोई भी इकोनॉमिक्स कितना जनरेट की वस्तु और सेवा, क्या बोलेंगे, एक साल में वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन हुआ वो जीडीपी है। एग्रीकल्चर, उद्योग और सेवा से सबका डबल डिजिट में ग्रोथ होना चाहिए। तो 12 से 13% का ग्रोथ रेट हर साल लेना पड़ेगा। अभी ग्रोथ रेट 7.3% है, लगातार भारत का 7.3% है। अब कोविड जैसी बीमारी आती है तो ग्रोथ रेट क्या है, निगेटिव में चला जाता है। देखिए तो 2020-21 में निगेटिव में गया, निगेटिव के बाद 7.3%, फिर चाहिए हमको कितना, 12 से 13% चाहिए। चाइना की जो इकोनॉमिक्स है लगातार डबल डिजिट में बूम की, रिजल्ट ये रहा कि चाइना की इकोनॉमिक्स 15 ट्रिलियन की हो गई, भारत से बहुत अधिक है, 5 गुना उसकी जीडीपी है। ऑलमोस्ट वो जल्द ही चाइना के कंपेयर में, यूनाइटेड स्टेट के कंपेयर में आ जाएगा वो, और परचेस पावर में पहले से यूनाइटेड स्टेट को पीछे छोड़ चुका है। तो ग्रोथ रेट चाहिए 12 से 13%। इन सब का असर क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक शब्द आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता। जीवन की गुणवत्ता का मतलब है पोषण, एक अच्छा पोषण मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, साफ सफाई की व्यवस्था रहे, स्वास्थ्य हेल्थ अच्छी रहे, अर्थात पर्याप्त मात्रा में पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, कोई बच्चे कुपोषण के शिकार ना हो, माल न्यूट्रिएंट ना हो, अंडरवेट अंडर एज ना हो। इस तरीके से पोषण से संबंधित एक फुलफिल क्राइटेरिया जिसको पूरा करना होगा। बेटर एजुकेशन, बेटर क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का एजुकेशन, स्किल्ड फुल जो है यूथ होने चाहिए, और हेल्थ। तो ये तीनों पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसके अलावा जो आधारभूत ढांचा है कि पानी मिले, सड़क, बिजली, परिवहन जैसी सुविधा मिलनी चाहिए। और अब तो दूरसंचार का ज़माना है, नई नई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी, तो इसमें स्किलफुल करना होगा, अन्यथा क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, ये डाउन हो सकते हैं, जीवन की गुणवत्ता डाउन होगी। अभी भारत विकासशील राष्ट्र है तो एजुकेशन बेटर नहीं मिलते हैं, एजुकेशन अच्छा प्राप्त करने के लिए ब्रेन ड्रेन हो जाता है, कहाँ चले जाते हैं, तो ब्रिटेन, फ्रांस जैसी कंट्री या फिर यूनाइटेड स्टेट की ओर जाते हैं। तो एजुकेशन के लिए एक सुधार वाली प्रक्रिया सरकार अपना रही है। पुनः हेल्थ के लिए भी सरकार ने खर्च किए, लगातार खर्चा बढ़ते जा रहा है, माल न्यूट्रिशन पे भी सरकार का ध्यान है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके भी सरकार दूसरी साइड सक्रिय है और सचेत भी है। एक बार थोड़ा सा ट्रांजिशन देखते हैं, किस तरीके का ट्रांजिशन हुआ है, बदलाव कैसे हुए हैं जीडीपी में। थोड़ा सा ब्रीफ देख लीजिए। जब भारत आज़ाद हुआ, क्या बोलेंगे, 15 अगस्त का बात था 1947, तो गुलामी की बेड़ी से भारत निकला था, एक गरीब कमजोर राष्ट्र था। इवन हमारे यहाँ एग्रीकल्चर भी क्या थे, पूर्ण रूप से विकसित नहीं थे। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, अर्थात कृषि के जो भी फसल थे, गेहूं, चावल, हम विदेशों से आयात करते थे, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री पे डिपेंड थे। फिर भारत ने शीघ्र ही कृषि क्षेत्र में हरी क्रांति लाया। सक्सेस हरी क्रांति के फलस्वरूप भारत खानन में आत्मनिर्भर हो गया। फिर भारत ने एजुकेशन के लिए आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट फिर बोलेंगे एम्स जैसे इंस्टीट्यूट। क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन के लिए क्या है, एम्स, नाम सुनेंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कई जगह है एम्स। फिर आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट की ओर ध्यान दिया गया। इसके बाद जो था जीडीपी देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले जो 56% का कंट्रीब्यूशन करता था, बोलेंगे जीडीपी में 56% कंट्रीब्यूशन किसका था, कृषि का। ये बात है आज़ादी से लेके 20 मतलब 2 दशक तक, 1970 तक मान लीजिए 56% तक एग्रीकल्चर दे रहा था। धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर का इकोनॉमिक्स में डाउनफॉल हुआ, कंट्रीब्यूशन कम होते गया, और आज की डेट में देखेंगे तो कृषि क्षेत्र 20% से भी नीचे कंट्रीब्यूशन करता है। तो कृषि क्षेत्र का जो योगदान है जीडीपी में घटा। पुनः जो है सेवा क्षेत्र, पहले 50% से कम थे, अब देखेंगे सेवा क्षेत्र 50% से अधिक है। तो पहले भारत कृषि पे आधारित इकोनॉमिक्स था, कृषि प्रधान देश था, कृषि पे आधारित इकोनॉमिक्स था, और अब भारत क्या सेवा पे आधारित इकोनॉमिक्स है।
सेवा पे आधारित है। सेवा क्षेत्र का भारत में बहुत अधिक विकास है, 10% का ग्रोथ रेट है। लेकिन अब बात है उद्योग की। जब तक उद्योगों का विकास नहीं होगा, किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। और जो उद्योग हैं पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड करते हैं, वह निवेश पे और तकनीक पे। तो निवेश और तकनीक का एक वातावरण कोशिश किया जा रहा है बनाने का। फिर कुछ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर सुधार हुए। पहले जीवन प्रत्याशा कितनी थी, व्यक्ति कितनी जीता था, क्योंकि अच्छे मेडिकल की व्यवस्था नहीं थी, पोषण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी, पीने का पानी स्वच्छ नहीं था। फिर बोलेंगे जो डॉक्टरी चिकित्सा रहती वो भी पहुंच नहीं थी। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, मात्र 32 साल था। पहले के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल था। करंट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलेंगे 69.3 पहुंच गया है। इतने वर्ष जी रहा, देखिए 2 गुने से भी अधिक जीवन प्रत्याशा बढ़ा। इसका उल्टा करेंगे, अच्छा पोषण मिलने लगा, मेडिकल सुविधा फैसिलिटी बढ़ी, बाल मृत्यु दर कम हुआ, शिशु मृत्यु दर कम हुए। पहले बच्चे अधिक मरते थे, अब कम मर रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना चलाई सरकार ने। तो ओवरऑल पीने का पानी से लेके मेडिकल पोषण सब पे ध्यान देने के कारण जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी हुई। और फिर मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर देख चुके हैं, लगातार गिरावट हुआ। पहले 20 माताएं मरती थी 1 लाख बच्चे पे, अब 1 हो गया है ऑलमोस्ट। इसके बाद क्या बोलेंगे, शिशु मृत्यु दर 133 था, पहले 133 बच्चे मर रहे थे, अब क्या बोलेंगे शिशु मृत्यु दर कम होकर 23 पे आ गया। लिंगानुपात भी बढ़े हैं। तो कृषि के साथ साथ सेवा क्षेत्र में भी लगातार बदलाव हुए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का विशेष ध्यान है। रोड का निर्माण, हवाई जहाज का निर्माण, बंदरगाहों का निर्माण हो, पुलों का निर्माण किया जा रहा है। जगह जगह कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, नए नए अंडर ब्रिज बन रहे हैं, सुरंगें बनाई जा रही है। तो आवागमन मतलब ट्रांसपोर्टेशन का साधन का तीव्र विकास हुआ। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें भारत ने विकास कर लिया, वो स्पेस हो, फिर साइबर सिक्योरिटी जैसा क्षेत्र हो। लेकिन अन्य सेक्टर भी हैं जहाँ पे उसको काम करना है, जैसे कि डिफेंस, क्या बोलेंगे, रक्षा उद्योग। भारत को अभी रक्षा उद्योग में काम करना है। पुनः जो परिवहन तंत्र को मजबूत करना है, इसमें भी विशेष रूप से एविएशन सेक्टर, इस पे अभी भारत में बड़े बड़े हवाई जहाज़ों का निर्माण नहीं होता है। देखेंगे जितनी प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियां हैं वो हवाई जहाज दूसरी जगह से मंगाती है, खासकर अमेरिका से या फ्रांस से। अब भारत को एविएशन सेक्टर पर ध्यान देना होगा, डिफेंस सेक्टर पर ध्यान देना होगा। फिर जो उभरती हुई नई टेक्नोलॉजी है जिससे औद्योगिक क्रांति चौथी आएगी, औद्योगिक क्रांति चौथी, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन है, रोबोट है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, स्पेस है, पुनः नैनो टेक्नोलॉजी जैसी नई नई टेक्नोलॉजी है। इसी के जरिए उद्योगों का कायांतरण होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा और भारत का तेजी से उद्योग विकसित करेगा। अब यहाँ थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एक बार टैक्स कलेक्शन का। भारत में जब से जीएसटी लागू हुए हैं, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी का था, तब से लगातार जीएसटी के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। और जो 1 लाख का सरकार ने आंकड़ा लगाया था कि 1,00,000 करोड़ पार कर जाए हर महीने, कब का पार कर गई। तो जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स जो 1 साल में सरकार का आ रहा है, एक अनुमान है, क्या बोलेंगे, 1 वर्ष में जो डायरेक्ट टैक्स है ये 17.5 लाख करोड़ को पार कर जाएगा। तो जैसे जैसे टैक्स कलेक्शन होगा तो सरकार का एक्सपेंडिचर, खर्च भी बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे और बेटर सरकार खर्च कर सकती है, नई नई परियोजना प्रोजेक्ट चला सकती है और योजना भी चला सकती है, वो दिव्यांगजनों से लेके जो पिछड़े वर्ग हैं उन तक पहुंचने के लिए। अब इसमें हमको क्या करना होगा, तो देखिए खानन का उत्पादन 310 लाख मैट्रिक टन से अधिक खानन का उत्पादन होता है।
जो खाना ने गेहूं चावल दाल ये सब क्रॉस कर गया 310 लाख मैट्रिक टन खानन, इससे अधिक उत्पादन होने लग गए हैं। दूध का भी उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल प्रश्न है इंडिया @47, क्या भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन पाएगा? तो यहाँ पे प्रश्न पहले ही से एक उठ रहे हैं कि विकसित राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या अमेरिका के बराबर आएंगे? क्या ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जर्मनी जैसे राष्ट्रों के बराबर पर कैपिटा इनकम आ पाएंगे? तो वो मुश्किल है। वो तभी आ सकते हैं जब लगातार जीडीपी डबल जीडी अर्थात 10% से ऊपर का ग्रोथ रेट करे। 2 अंकों में जब तक जीडीपी ग्रोथ नहीं करता है, भारत विकसित राष्ट्र तो बन जाएगा, 30 ट्रिलियन की इकोनॉमिक्स तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे बात आता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेन, पुर्तगाल, यूक्रेन, पोलैंड जैसे ही रहेंगे, तो इससे और अधिक ऊंचा जाना होगा। अब भारत बन सकता है इंडिया @47, क्यों बन सकता है? थोड़ा ये देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। भारत के पास विशाल बाजार है। भारत के पास विशाल बाजार है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ते जा रहे हैं, खर्च करने की क्षमता बहुत अधिक है, तो खर्च के हिसाब से कंजप्शन बहुत अधिक है। सरकार का कंजप्शन प्लस प्राइवेट क्षेत्र का कंजप्शन, तो बोलेंगे विशाल बाजार है फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे बोलेंगे कि युवा जनसंख्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड इसको बोलते हैं, जनसांख्यिकी लाभ। जनसांख्यिकी लाभ डेमोग्राफिक डिविडेंड अर्थात भारत की औसत आयु 31 वर्ष है, 2030 तक भी रहेगी ये। चाइना का 40 वर्ष है, यूनाइटेड स्टेट का 40 वर्ष रहेगा, तो बुजुर्गों की आबादी अधिक रहेगी, लेकिन भारत एक युवाशील राष्ट्र रहेगा। जब डेमोग्राफिक डिविडेंड रहता है, इस जनसंख्या को सरकार क्या कर रही है? स्किल पे ध्यान दे रही है, तो बोलेंगे कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से इसको ट्रेन किया जा रहा है, तो स्किल्डफुल किया जा रहा है। इससे पहले मैंने जितनी टेक्नोलॉजी बताया, ड्रोन हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल हो, ब्लॉकचेन हो, सुपर कंप्यूटिंग हो, कंप्यूटर साइंस, सारे में स्किल्डफुल किया जा रहा है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड से लाभ मिलेगा। इसके बाद है श्रम बाजार है, तो विशाल श्रम बाजार है। ये श्रम बाजार भारत में तो काम आएंगे ही, स्किल्डफुल है, साथ साथ जो जहाँ पे बुजुर्ग होती जाने वाली जनसंख्या है, जैसे वेस्टर्न कंट्री है या फिर अरब राष्ट्र हैं, जहाँ पे क्या है श्रम की डिमांड है, तो स्किलफुल श्रम की सप्लाई भारत करेगा विश्व में आने वाले समय में, तो श्रम बाजार भारत का विकसित है। थर्ड नंबर पे लगातार एफडीआई बढ़ रहे हैं, तो इन्वेस्टरों का कॉन्फिडेंस है भारत में, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही है, नए नए प्रस्ताव ला रही है, तो एफडीआई का बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट है। थर्ड नंबर पे सरकार ने बिजली के क्षेत्र में बहुत ही अधिक ध्यान दिया है, अपनी ऊर्जा सुरक्षा को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोशिश कर रही है। इसमें नवीनीकरण ऊर्जा है, नवीनीकरण ऊर्जा में पर्याप्त ध्यान, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो बोलेंगे सौर ऊर्जा पे सरकार का ध्यान है, पवन ऊर्जा पे सरकार का ध्यान है। कोशिश की जा रही है जो भी फैक्ट्री चले, घर चले, सभी जगह नॉन स्टॉप 24 घंटे बिजली की सप्लाई होती रहे, तो नवीनीकरण ऊर्जा पे सरकार ने ध्यान दिया है। इसके बाद सरकार आधारभूत ढांचा पे लगातार खर्च कर रही है। आधारभूत ढांचा, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य सफाई हो, तो भौतिक आधारभूत ढांचा, इसके साथ साथ सामाजिक आधारभूत ढांचा, एजुकेशन, हेल्थ, पोषण, सब पे ध्यान दे रही है सरकार। ये 5-6 फैक्टर हैं जिसके आधार पे भारत क्या विकसित राष्ट्र बन सकता है। इसके अलावा देखिए भारत के पास खनिज पर्याप्त मात्रा में है, अभी खनिजों का सही तरीके से अन्वेषण नहीं हुआ है। अगर खनिजों का सही तरीके से अन्वेषण हो तो भारत के पास पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल भी है, तो खनिज है भारत के पास, विशाल बाजार है भारत के पास, डेमोग्राफिक डिविडेंड है अर्थात युवा जनसंख्या है, यहाँ पे 31 वर्ष औसत आयु है। इन युवाओं को स्किलफुल करने की जरूरत है, सरकार का ध्यान है, लेकिन और अधिक मजबूती से करना होगा। बड़ा सा श्रम बाजार है, लेबर फोर्स है, आधारभूत ढांचे पे सरकार खर्च कर रही है, नवीनीकरण ऊर्जा पे सरकार का ध्यान है, बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट, एफडीआई और स्टेबल सरकार, क्या बोलेंगे राजनीतिक भी स्थिर है, तो स्टेबल पॉलिटिक्स सिस्टम है भारत में। अब उस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल नहीं रहते,
जैसे पहले होते थे सरकार गिर जाती थी, एक साल में 5 प्रधानमंत्री आएगा, वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है भारत में कि 5 प्रधानमंत्री एक साल में आएंगे जाएंगे। तो एक प्रधानमंत्री का जो आना जाने वाला काल था वो भारत में बीत चुका है। अब स्टेबल सरकार है, जब भी सरकार स्टेबल रहती है वो मजबूत डिसीजन लेती है, और जब लोकसभा में फुल बहुमत में हो तो इसका मतलब और स्ट्रॉन्ग मजबूती से डिसीजन लेती है। लेकिन और भी कमियां हैं, सिर्फ यही पक्ष नहीं है, इसमें कुछ कमियां भी है, जैसे करप्शन की ओर ध्यान देना होगा। लाल फीताशाही, देखिए बड़े बड़े जो इन्वेस्टर रहते हैं, एक शब्द है इन्वेस्टर, एक से एक इन्वेस्टर हैं, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जितने भारत की जीडीपी नहीं, उससे बड़ी बड़ी तो कंपनियां हैं। जैसे एप्पल की बात कर लेंगे आप, तो फिर सऊदी अरामेको जैसी कंपनियां हैं, वालमार्ट जैसी दिग्गज कंपनियां, वो तभी भारत में इन्वेस्ट करेगी जब ये लाल फीताशाही अवसरवादी है, जो में अंग्रेज मेंटेलिटी वाली सोच है। तो रेड कॉर्पोरेट एक शब्द आता है इनके लिए, बार बार इससे ये परेशान रहते हैं, पुनः करप्शन से, और जो लूप होल है कानून में, तो इन सब खामियों के चक्कर में बचते हैं इन्वेस्टमेंट करने से। तो इसको दूर करना होगा, ये कुछ ड्रॉबैक है। ठीक है, जीडीपी पे ये विशेष फोकस था। बने रहिए टू डू वाइज पे, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ।